स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे तो दिखता कैसा है। आज हम लोग एक एक पार्ट को उसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। टॉपिक डाल लीजिएगा भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक मेंशन कर लीजिएगा भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए भाई, मैंने ऐसा ही एक फिगर पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो जिन्होंने भी अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिल जाएगा लिंक और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए भाई आज इसी फिगर को थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो इस अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो पोर्शन बना हुआ है ये क्या बना हुआ है भाई, फैलोपियन ट्यूब। क्या बना हुआ है भाई, फैलोपियन ट्यूब। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब से। इस फिगर में मैं आज फिर से नेमिंग करता चलूंगा और एक एक करके उसको फिर हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या भाई अपने पास, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करेंगे तो इसे और एक नाम दिया जाता है और उसे कहा जाता है ओविडक्ट। क्या कहा जाता है भाई, ओविडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, यहां बात हो रही है ओवरी से जब ओवा निकलेगा तो ओवा इसी डक्ट के थ्रू आगे बढ़ता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ही आगे बढ़ रहा है। तो ओवम को ले जाने वाला डक्ट है, इसलिए नाम दिया गया इसका क्या भाई, ओविडक्ट। क्या नाम दिया गया भाई, ओविडक्ट। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे भाई, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट। कहते हैं यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अब भाई ध्यान से अगर देखा जाए इस फिगर को तो क्या दिखता है भाई कि ये यहां से फिम्बरी से आगे बढ़ता है और कहां तक भाई, इस यूटरस के पहले तक। ये जो पूरा एक पाइपलाइन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक डक्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे क्या कहा जा रहा है भाई, फैलोपियन ट्यूब। अब अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो मैंने एक पॉइंट तो पहले भी बता रखा है कि इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है। अब भाई इस फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करेंगे तो अंदर से देखिए भाई सीलिएटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब क्या मिल रहा है हम लोगों को, सीलिया। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, इंटरनली इट इज लाइंड बाय सिंपल ciliated columnar epithelium। अगर पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि यहां कैसा टिश्यू या किस तरीके के सेल्स देखने को मिलेंगे, तो आप क्या बताइएगा भाई, सिंपल सीलिएटेड। मतलब ऊपर में क्या दिखेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया जो मूव करता है तो ओवम को भी आगे धक्का मार मार कर पहुंचा देता है। तो सीलिएटेड कॉल्यूमनर, ये कॉल्यूमनर क्या बता रहा है भाई कि ये सिलिंड्रिकल शेप्ड का होगा ऐसा, इसलिए वर्ड यूज किया गया है कॉल्यूमनर। एपिथेलियम ये ऊपर वाला लेयर है, इसलिए वर्ड यूज किया गया क्या भाई, एपिथेलियम। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो भाई इस फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है भाई, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये साइट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई, साइट। भाई किस चीज के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है, कहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये वो जगह प्रदान कर रहा है जहां स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो क्या कहेंगे भाई कि फैलोपियन ट्यूब ही क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहा है भाई, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब अगर मोर प्रिसाइजली, मोर करेक्टली पूछा जाए कि भाई फैलोपियन ट्यूब में कहां, तो भाई मैंने पहले भी बताया हुआ है फैलोपियन ट्यूब में कहां,
इस वाले जगह पर ध्यान से देखिए, जहां एम्पुला और स्थमस मिलता है, ध्यान से देखिएगा भाई, इस फूले हुए पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला, और जो यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है उसे लोग क्या कहते हैं, स्थमस, और जो नीचे वाला है उसे क्या कहा जाता है भाई, इनफंडीबुलम। ध्यान से देखिएगा, और ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, इस जंक्शन को नाम दिया जाएगा एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। क्या नाम दिया जाएगा भाई, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि फैलोपियन ट्यूब में कहां फर्टिलाइजेशन होगा, तो आंसर क्या दीजिएगा भाई, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। कोई दिक्कत है भाई? इन तीनों पॉइंट को भाई फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये सोचिए भाई कि अगर मेल और फीमेल गैमेट, दैट मीन्स स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर गए, तो इसका इंप्लांटेशन कहां होता है भाई, बेबी का डेवलपमेंट कहां होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां होगा भाई, इस यूटेराइन कैविटी में। कहां होगा, यूटेराइन कैविटी में। तो कहते हैं अगर गलती से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस जगह में ना हो, इस यूटेराइन कैविटी में ना हो, इसके अलावा किसी जगह पे हो, मान लिया जाए कि इस फैलोपियन ट्यूब में होने लगा, कहां होने लगा भाई, फैलोपियन ट्यूब में। गलतियां हो सकती है, ठीक है, कभी कभी गलती से अगर ये बेबी अपना डेवलपमेंट इस फैलोपियन ट्यूब में करने लगे, तो ऐसे प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक ही मैं स्पेशल वर्ड बता रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भाई ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो आप लोग सिंपली आंसर दीजिएगा कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूटेरस से बाहर होता है, तो ऐसे कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। जनरली सामान्यतः जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इस यूटेराइन कैविटी में होता है, यूटेरस में होता है, लेकिन जब यूटेरस को छोड़कर किसी अदर प्लेस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगे, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो चलिए इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो भाई डेवलपमेंट कब होता है, इंप्लांटेशन के बाद, मतलब इंप्लांटेशन ही क्या हो रहा होगा, यूटेरस से बाहर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंप्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ किसका भाई, एम्ब्रियो आउटसाइड द यूटेरस इज नॉन एज क्या भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूटेरस से कहीं बाहर होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्लियर है भाई? चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं यूटेरस के बारे में। किसके बारे में भाई, यूटेरस। यूटेरस को हिंदी में प्यार से गर्भाशय कहा जाता है, और अदर वर्ड में इसको इंग्लिश में उम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उम्ब। ठीक है, अब हम लोग यूटेरस की बात करेंगे तो ह्यूमन में मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ यूटेरस पाया जाता है। आप लोग को यही याद रखना है, एकदम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और एक इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका आज का कि फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, तो आंसर दीजिएगा एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। और यहां से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि ह्यूमन में सबसे एडवांस्ड टाइप ऑफ यूटेरस पाया जाता है, ऐसे यूटेरस को नाम दिया गया है सिंप्लेक्स यूटेरस। क्या नाम दिया गया भाई, सिंप्लेक्स यूटेरस। तो चलिए मेंशन कर लेते हैं, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ यूटेरस is present in human, that is simplex यूटेरस। कौन सा यूटेरस भाई, सिंप्लेक्स यूटेरस। एकदम याद रखिएगा कि ह्यूमन में कौन सा यूटेरस पाया जाता है, तो सिंप्लेक्स यूटेरस, जो कि सबसे एडवांस्ड टाइप ऑफ यूटेरस होता है। अब अगर
दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग शेप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? शेप कि यूटेरस का शेप कैसा होता है। अगर यूटेरस के शेप की बात करेंगे तो ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। कैसा होता है भाई? इन्वर्टेड पियर शेप्ड। अब इन्वर्टेड पियर शेप्ड कैसे? तो ध्यान से इस फिगर को देखिए भाई, ये फिगर आपको ऐसा ही लगभग दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आप नाशपाती को भी ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये उल्टा नाशपाती लग रहा होगा देखने में, इसलिए यूट्रस को क्या कहा जाता है भाई? इन्वर्टेड पियर शेप्ड का दिखने वाला स्ट्रक्चर। अब कहते हैं कि यूटेरस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सा फंक्शन यूटेरस में होता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को पता है कि ये इंप्लांटेशन कहां होता है भाई? यूटेरस में होता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चे का डिलीवरी होने का टाइम आता है तो बच्चे को पुश करके बाहर भी कौन निकालेगा भाई? यूटेरस ही बाहर निकालेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि इस यूटेरस में और भी एक काम होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो सेट अप होके ब्लड के साथ बाहर निकलता है, वो भी कहां देखने को मिलता है भाई? यूटेरस में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यूटेरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहले तो कि यूटेरस प्रोवाइड करता है क्या? साइट ऑफ इंप्लांटेशन। साइट फॉर क्या भाई? इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है भाई? साइट प्रोवाइड करता है। तो भाई ये कौन सा साइट होता है? इस साइट की बात करेंगे तो ये होता है फंडस। कौन सा होता है भाई? फंडस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि साइट ऑफ इंप्लांटेशन क्या होता है भाई? फंडस। ये फंडस किसका पार्ट है? यूटेरस का। तो भाई ये फंडस हम लोगों को यूटेरस में कहां मिलेगा? इसी जगह पर मिलेगा। ये ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं भाई? फंडस। अब हम लोगों को पता है कि ये जो यूटेराइन वॉल होता है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ध्यान से देखिए, ये जो यूटेरस का वॉल बना हुआ है ये 3 लेयर में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। अब एक एक करके हम लोग लेयर्स को समझते हैं। तो चलिए भाई, क्या लिख सकते हैं? यूटेराइन वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। कितने लेयर्स में भाई? 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे बाहर वाले को ध्यान देके भाई, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इस बाहर वाले लेयर को क्या नाम देते हैं भाई? इस बाहर वाले को नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। तो चलिए सबसे पहले लेयर के बारे में बात करते हैं, पेरीमेट्रियम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई पेरीमेट्रियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताओ, तो सबसे पहला पॉइंट बोलिएगा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। ये यूटेरस का सबसे बाहर वाला लेयर होता है। कौन सा भाई? पेरीमेट्रियम। अब कहते हैं ये किस काम का है भाई? तो कहते हैं सबसे पहली बात तो ये यूटेराइन कैविटी का सबसे आउटर लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरी बात कि ये ओवरी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है भाई? ओवरी से। किस चीज से? तो देखिए भाई, ये ओवरी से जुड़ा हुआ है। ये यूटेरस का बाहर वाला वॉल इस ओवरी से जुड़ा हुआ है। किससे भाई? ओवरी से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम, या इसी को कहते हैं हम लोग ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं भाई? ओवेरियन लिगामेंट। तो चलिए इस पॉइंट को यहां मेंशन कर लेते हैं। इट इज अटैच्ड विथ ओवरी with the help of ovarian ligament और mesovellium। ध्यान से देखिए भाई कि ये जो अपना पेरीमेट्रियम होता है ये जुड़ा रहता है किसके साथ? ओवरी के साथ। किसकी मदद से भाई? ओवेरियन लिगामेंट, या जिसे मेसोवेरियम कहा जाता है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है पेरीमेट्रियम के लिए। किसके लिए भाई? पेरीमेट्रियम के लिए। अब नेक्स्ट वॉल लेयर पर हम लोग आते हैं भाई, मिडिल वॉल लेयर। इस मिडिल वाले वॉल लेयर का क्या नाम है? तो बताइए कि ये जो बीच वाला लेयर है इस लेयर का क्या नाम है भाई?
मेट्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई, इससे तो क्वेश्चन पक्का ही आता है। दूसरा लेयर अपने पास कौन सा हम लोगों ने बताया, मायोमेट्रियम। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या हो जाएगा भाई, इट इज क्या, मिडिल लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल। यूटेरस के वॉल का ये बीच वाला लेयर होता है, कौन सा भाई, मायोमेट्रियम। अब इस मायोमेट्रियम की बात करेंगे तो ये फीमेल में इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। किस नेचर का होता है भाई, इनवॉलेंट्री। मतलब भाई इस पर बस नहीं चल सकता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल्स जिसको हम लोग अपने कंट्रोल में रख सकते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होता है। जैसे कि लिखना, तो लिखने के लिए हाथों का मसल्स, इस पर अपना कंट्रोल है, तो ये क्या हो गया भाई, वॉलेंट्री एक्शन हो गया। इनवॉलेंट्री जैसे दिल का धड़कना, भाई दिल धड़कने लगता है, भले ही कितना ही आप कंट्रोल कर लो लेकिन धड़कन रुकती नहीं है, ये दिन भर धड़कता रहता है। कभी धड़कन किसी को देखकर तेज हो जाती है तो फिर धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन ये अपने बस में नहीं होता। तो ये इनवॉलेंट्री हो गया। वैसे ही ये मायोमेट्रियम भी इनवॉलेंट्री एक्शन का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये इनवॉलेंट्री हमने कह दिया, आखिर इसका काम क्या होता होगा। तो कहते हैं कि ये जो मायोमेट्रियम है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो बीच वाला लेयर है, ये देखिए भाई, ये यूट्रस का, हम फिर से बना दे रहे हैं इधर से, ठीक है। ये जो बीच वाला लेयर है, जब अंदर में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब अंदर में किसका डेवलपमेंट हो रहा है भाई, बच्चे का डेवलपमेंट, और बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, मतलब बच्चे का 9 महीना हो गया। अब बच्चे को इस दुनिया में बाहर आना है तो कहते हैं एक हार्मोन सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन भाई, ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा इस मायोमेट्रियम पर। किस पर भाई, इस बीच वाले मायोमेट्रियम पर। और ये मायोमेट्रियम जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो जब ये मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा तो ये बच्चे को क्या करेगा भाई, धक्का मारेगा। क्या मारेगा, धक्का। और बच्चा फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई, इस बर्थ कैनाल से बाहर निकल आएगा। बर्थ कैनाल किसको कह रहे थे, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। कहते हैं कि ये जो अपने पास मायोमेट्रियम है, इसमें विगरस कंट्रैक्शन होता है, बहुत जोर जोर से संकुचन होता है। कब, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करता है। और जब ये संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा भाई, फिर बाहर निकल आएगा। याद कीजिए आप लोग एक मूवी का सीन, 3 इडियट के आखिरी में एक सीन है जहां बच्चे का डिलीवरी होता है। तो सीन में देखिए आप लोग, अगर याद कीजिएगा तो याद आएगा कि आमिर खान डायलॉग दे रहा होता है, पूस मोना पूस। ठीक है, ये जो पूस मोना पूस कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, कि वो जो लड़की थी वो खुद से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रही है, उसमें ऑक्सीटोसिन सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, जिससे बेबी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वो ऊपर से कहता भाई पुश, ताकि पुश करके भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। अगर इससे संभव नहीं है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से अगर पॉसिबल हुआ तब तो भाई आप कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये बच्चा का डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा। अगर ऑक्सीटोसिन भी सही तरीके से इंजेक्शन से वर्क नहीं कर पाया तो भाई वह वैक्यूम पंप वगैरह का काम पड़ता है, जिससे बच्चे को खींचा जाता है। और इससे भी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तब जाके भाई सिजेरियन किया जाता है, कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं मायोमेट्रियम, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है चाइल्ड बर्थ में। किसमें भाई, चाइल्ड बर्थ में। तो कहते हैं इस मायोमेट्रियम में जब विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है भाई, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण से क्या होता है, इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। इट हेल्प्स इन क्या भाई, चाइल्ड बर्थ। बच्चे के बाहर निकलने में ये मदद करता है। तो भाई ये मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ,
जब इस मायोमेट्रियम पर एक हार्मोन वर्क कर किया। कौन भाई? हार्मोन। अब ये हार्मोन कौन सा है? हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब मायोमेट्रियम पर एक्ट करता है तो मायोमेट्रियम में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जोर जोर से संकुचन होता है, जिसके कारण से बच्चे का डिलीवरी होता है। क्या होता है भाई? बच्चे का डिलीवरी। तो इस मायोमेट्रियम का रोल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, तो भाई अखंड इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रख ही लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप लोग याद रखिएगा कि इस मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण से बेबी का बर्थ होता है, या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो 1-2 दिन के बाद में आप लोगों को बताऊंगा, वो यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो बच्चा बाहर निकल रहा है इसे क्या कहते हैं भाई? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। बच्चे, ये जो फीटस है ये बाहर निकल रहा है। तो फिलहाल आप लोग इन सभी पॉइंट को याद रखिए, और ये इनवॉलेंट्री वाला। अगर और भी पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये मायोमेट्रियम बना किसका होता है? ये जो मायोमेट्रियम है ये बना होता है स्मूथ मसल्स का। किसका भाई? स्मूथ मसल्स का। और ये जो स्मूथ मसल्स है हमारे बॉडी में या फीमेल के बॉडी में लॉन्गेस्ट इनवॉलेंट्री मसल होता है। क्या होता है भाई? लॉन्गेस्ट इनवॉलेंट्री मसल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबा इनवॉलेंट्री मसल्स फीमेल में कौन सा पाया जाता है? तो आप लोग क्या बताइएगा भाई? मायोमेट्रियम। क्या बताइएगा? मायोमेट्रियम। इसी स्मूथ मसल्स में तो क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि बच्चे का क्या हो रहा है भाई? डिलीवरी। क्या हो रहा है? बच्चे का डिलीवरी। और बच्चे के डिलीवरी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पार्चुरेशन। क्या यूज करते हैं भाई? पार्चुरेशन। तो ये एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि विच हार्मोन हेल्प्स इन पार्चुरेशन, कि कौन सा हार्मोन बच्चे के डिलीवरी में, बच्चे के जन्म में मदद करता है? तो आंसर दीजिएगा ऑक्सीटोसिन। क्या आंसर दीजिएगा भाई? ऑक्सीटोसिन। अब इसके बाद तीसरे लेयर पर चलते हैं भाई, जिसका नाम है इंडोमेट्रियम। ये आप लोग मेंशन कर लीजिए पूरा। तीसरा लेयर है भाई। तीसरे लेयर की अगर बात करेंगे तो यहां देखिए सबसे अंदर वाला कौन सा है भाई? इंडोमेट्रियम। कौन सा है भाई? इंडोमेट्रियम। तो चलिए हम लोग यहां मेंशन कर लेते हैं तीसरा लेयर इंडोमेट्रियम। सबसे पहला पॉइंट तुम लोगों को पता है कि ये यूटेरस का, यूट्राइन वॉल का सबसे अंदर वाला लेयर होता है। तो चलिए भाई लिख लेते हैं, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल। कहते हैं कि यूट्रस के वॉल का सबसे अंदर वाला लाइनिंग कौन सा होता है भाई? इंडोमेट्रियम। कहते हैं कि ये ग्लैंड्यूलर होता है भाई। ये क्या होता है? ग्लैंड्यूलर। तो थोड़ा बहुत कुछ सिक्रीशंस भी करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले सभी साइक्लिक चेंजेस जो यूटेरस में होता है वो इसी इंडोमेट्रियम में होता है। आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन प्राइमेट्स में आता है, और प्राइमेट्स का एक बड़ा ही अनोखा सा लक्षण है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है भाई? ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो 28 डेज में रेगुलेट हो रही है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लीडिंग होता है। क्या होता है भाई? ब्लीडिंग। और इस ब्लीडिंग के दौरान कुछ ये जो इंडोमेट्रियम के वॉल होते हैं ये भी सेट ऑफ होकर झड़कर बाहर निकल आता है। इसी ब्लड के साथ डेड एग सेल जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वो भी बाहर आ जाता है। अभी तो भाई हम लोग एग कह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग oogenesis को पढ़ लेंगे तब हम लोग एग टर्म को यूज करेंगे नहीं। टेक्निकली हम लोगों को सेकेंडरी oocyte कहना चाहिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फिलहाल अभी हम लोगों ने उस बात को नहीं पढ़ा है तो कह सकते हैं चलिए एग, कि ये जो डेड एग है या ओवम है वो
जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डेड होने पर ब्लड के साथ सेड ऑफ होकर बाहर आ जाती है। तो सिंपली कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस देखने को मिलता है तो वो किस वॉल में मिलेगा भाई? इस इंडोमेट्रियम में। एकदम से याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले बदलाव किस वॉल लेयर में देखने को मिलता है? तो आंसर क्या लगाएंगे भाई? इंडोमेट्रियम। क्या लगाएंगे भाई? इंडोमेट्रियम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लिक चेंजेस ऑफ menstrual cycle occurs in endometrium। कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले जितने भी साइक्लिक चेंजेस हैं वो किस में देखने को मिलेगा भाई? इंडोमेट्रियम। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्विक्स। यूटेरस के सबसे निचले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा अपना सर्विक्स। तो चलिए भाई हम लोग देख लेते हैं अब सर्विक्स। अब हम लोग बात करेंगे सर्विक्स कहां होगा। तो यूटेरस का सबसे निचला वाला भाग। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं इट कनेक्ट्स किसको किसको भाई? तो क्या बोलेंगे भाई? बॉडी ऑफ यूटेरस। किसको भाई? यूटेरस के बॉडी को विथ वेजाइना। किससे भाई? वेजाइना से। चलिए इस फिगर में देखते हैं, इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इस बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? सर्विक्स। क्या कहते हैं भाई? सर्विक्स। और निचला वाला भाग ये यहां से यहां तक क्या है? वेजाइना। और ये यहां से यहां तक ये यूटेरस का क्या होता है? बॉडी। तो यूटेरस के बॉडी और वेजाइना को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है भाई? सर्विक्स। अब क्या कहते हैं सर्विक्स का जब हम लोग इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे तो वहां हम लोग को इनर म्यूकोसल फोल्ड देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए भाई इस फोल्ड को। ये क्या है भाई? इनर म्यूकोसल फोल्ड। भाई इस इनर म्यूकोसल फोल्ड का काम क्या है? इसका काम है म्यूकस का सिक्रीशन। कहां भाई? वेजाइना में ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस का। तो चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ऑन इट्स inner membrane there is inner mucosal fold which secretes mucus in vagina। जिसका काम क्या है भाई? वेजाइना में म्यूकस सिक्रीट करना। क्लियर है भाई? तो इन बातों को आप लोग सर्विक्स से रिलेटेड याद रखिएगा। और एक पॉइंट कि सर्विकल केनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने कल भी मेंशन किया था। जब मिल जाता है वेजाइना के साथ, किसके साथ भाई? वेजाइना के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है भाई? बर्थ केनाल। क्या बनाता है? बर्थ केनाल। एकदम एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, इसको याद रखिएगा कि सर्विकल केनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ केनाल। क्लियर है भाई? अभी तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सेक्स ऑर्गन क्या। तो ऐसे ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसे क्या कहा जा रहा है भाई? सेक्स ऑर्गन। हम लोगों ने देखा कि ये दो तरह का होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है गैमेट फॉर्मेशन में, जैसे ओवरी, और दूसरा कौन सा भाई? टेस्टिस। इसे कहा गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बाकी जितने भी रिलेटेड ऑर्गन्स है जो गैमेट फॉर्मेशन के अलावा और कोई दूसरा काम कर रहा है उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी वाले को एसेंशियल कहा जाता है जबकि सेकेंडरी वाले को एसेसरी कहा जाता है। अब याद कीजिए, आप लोग जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल भाई वहां प्राइमरी प्रोडक्ट है, और बाकी चाहे चार्जर हो जाए या फिर आपका ईयरबड्स या फिर ईयरफोन हो जाए, ये सब क्या हो जाता है भाई? एसेसरीज। मतलब आपने खरीदा क्या है? मोबाइल। साथ में भले ही आपको वो सारी चीजें दी जा रही हो, लेकिन मोस्ट एसेंशियल यहां क्या है? मोबाइल। तो वैसे ही यहां मोस्ट एसेंशियल क्या है भाई? ओवरी और टेस्टिस, या बोले तो गोनेट्स। इसलिए उन्हें कहा गया प्राइमरी या एसेंशियल। बाकी जितने सारे भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे हो जाएंगे नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो भाई आप इन सभी बातों को ध्यान से देखिए।
अगर नहीं देखे हैं तो भाई आप अभी भी पिछले वीडियो को देखिए, अभी देर नहीं हुई है, आपके पास इनफ समय है, टाइम का यूटिलाइजेशन सही से होना चाहिए। अगर अभी से आप लोग प्रॉपरली किसी चीज को सही से समझेंगे और बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो भाई घर बैठे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो भाई हम लोगों ने देखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फिर हम लोगों ने देखा टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर हम लोगों ने देखा कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान कौन सा हार्मोन कैसे वर्क करता है, हम लोगों ने स्पर्म के पाथवे को भी देख रखा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सा सेल स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर हम लोगों ने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज हम लोगों ने समझा अलग अलग पार्ट्स को। अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, उसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक जानना यह जरूरी है कि भाई आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं। एटलीस्ट आप लोग एनसीईआरटी से तो एक एक लाइन खा जाओ। अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, तो कम से कम घर में बैठे बैठे आप लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़िए। और जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है उस टॉपिक से अगर एनसीईआरटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। क्योंकि भाई कोई सा भी कितना ही बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही 95% आना है। और किसी के भी सिलेक्शन के लिए 100% मार्क्स नहीं चाहिए होता है, 90%, 85%, 80% मार्क्स भी अगर आपको आता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब जरूरी है कि उस तरीके से पढ़ा जाए जहां आप 80% मार्क्स एक्वायर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 100% मार्क्स। तो पहले भाई आपका काम होता है, प्रायोरिटी है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। आप जिस भी चीज को यहां पढ़ रहे हो उसको आप प्रॉपरली एनसीईआरटी से पढ़िए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एनसीईआरटी भाई, दुनिया छूट जाए, दुनिया रिश्ते नाते टूट जाए, एनसीईआरटी नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी भाई बायो वालों के लिए माई बाप होता है, तो एनसीईआरटी को तो आप लोग मत छोड़िए, उसको पढ़िए। होप कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज को और अपने क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।